टॉपिक है हमारा भोजन एवं स्वास्थ्य, मतलब कि आवर फूड एंड हेल्थ। अब देखिए इस टॉपिक का नाम ही है हमारा भोजन, तो इसमें भोजन और क्या है स्वास्थ्य, तो हम इन्हीं दोनों चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भोजन भोजन होता क्या है और हम लोग क्यों ग्रहण करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, भोजन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि जो भोजन होता है उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कैसे मिलती है, जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि उसका पाचन होता है, जिससे कि हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, ऊर्जा का उपयोग किसमें करते हैं हम लोग, कार्य करने में। देखिए अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो क्या हम लोग कोई कार्य कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब जो कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कार्य भी हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारा जो स्वास्थ्य है, यानी कि जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ होगा। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा माइंड जो है वो भी स्वस्थ रहेगा, है ना। और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, संतुलित आहार होना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार ही ग्रहण करना चाहिए। संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए, हमारे ऊर्जा देने वाले पदार्थ, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, गेहूं, चावल, आलू, है ना, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए उसमें, हमारे शरीर की वृद्धि करने वाले, ठीक, वृद्धि करने वाले कौन कौन से पदार्थ होते हैं हमारे, प्रोटीन में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमारी दाल आती है, दाल हो गया, दूध हो गई है, अंडा हो गया, ठीक, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमको हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके बाद हमारा होता है जो हमारे रोगों से सुरक्षा करते हैं, मतलब कि हमारे विटामिन और खनिज लवण, ये हमको किससे मिलते हैं, पत्तेदार सब्जी, केला, पपीता, दूध, अंडा, मछली, इन सब चीजों से प्राप्त होते हैं ये चीजें। अब ये सारी बात हो गई। अब हम लोग संतुलित आहार की परिभाषा को देखेंगे। चलिए हमारा संतुलित आहार जानते हैं क्या होता है। देखो जैसे कि एक मकान बनता है या एक भवन का निर्माण होता है, तो भवन का जब निर्माण होता है तो उसमें क्या क्या लगता है, ईंट लगती है, मोहर लगती है, बालू लगती है, सीमेंट लगती है, लकड़ी लगती है, लोहा लगता है, सब कुछ लगता है। सारे क्या होते हैं, बराबर मात्रा में होते हैं। अगर एक की भी कमी हो जाए तो क्या भवन हमारा मजबूत होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर एक की भी कमी हो जाएगी तो जो भवन है हमारा वो कमजोर हो जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण की भी बराबर बराबर मात्रा होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी की भी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारा जो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर अस्वस्थ ना रहे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा भोजन ग्रहण करना पड़ेगा जिसमें ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हो। तो उस भोजन का नाम क्या होता है, संतुलित आहार। तो चलिए सबसे पहले संतुलित आहार की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। संतुलित आहार, संतुलित आहार वह पोषक तत्व वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में होते हैं या निश्चित मात्रा में होते हैं, उसे हम लोग कौन सा आहार बोलते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। क्या लिखते हैं, वह भोजन या वह आहार जिसमें
सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार कहलाता ठीक। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं या बराबर मात्रा में होते हैं वह संतुलित आहार कहलाता है। देखिए, हर व्यक्ति के शरीर का विकास, बनावट, आकार अलग अलग होता है, तो उसे अलग अलग ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को संतुलित भोजन ही करना चाहिए। अगर जैसे कि क्या होता है कि जो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड अपने संतुलित आहार की कितनी सूची होनी चाहिए वो देखेंगे। चलिए अब हम लोग अपने संतुलित आहार की सूची देख लेते हैं। कैसे, कौन कौन से खाद्य पदार्थ में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा अनाज है, तो अनाज में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ऊर्जा देने वाले। दालें, दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और जो सब्जियां होती हैं हमारी, चाहे हरी सब्जी हो गई, हाँ, और जैसे जड़ वाली सब्जियां हो गई, अन्य सब्जियां हो गई, उनमें क्या पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम और कैरोटीन। कैरोटीन हमारे बालों में भी पाया जाता है। तो जो कैरोटीन प्रोटीन होता है वो हमारा किसका क्या होता है, विटामिन ए से मिलता है हमको। इसके बाद आता है हमारा फल। फल में क्या पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। दूध, दूध में राइबोफ्लेविन का पाया जाता है। दूध हमारा अपने आप में ही एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि दूध में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नींबू, संतरा, इनमें तो सब लोग जानते हैं विटामिन सी पाया जाता है। इसमें नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए ये खट्टा होता है सिट्रिक एसिड के कारण। और इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। इसके बाद आता है हमारा सूर्य का प्रकाश, यानी कि इसमें सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। देखिए, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, अगर हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भोजन खा रहे हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और जब मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारा जो शरीर है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और मोटा हो जाएगा और साथ में हमें हमारे पेट में भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ठीक, अब जब हम ज्यादा खा रहे हैं तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब अगर हम जैसे कि कम भोजन करें या संतुलित आहार ना करें, असंतुलित आहार करते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और जब पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा शरीर में अनेक रोग लग जाएंगे और हमारा शरीर जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, फिर कुपोषण रोग हो जाता है। कौन सा रोग होगा, कुपोषण रोग हो जाएगा। अब ये जो हमारे पोषक तत्व हैं, इनके स्रोत, इनके बारे में और इनके कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम अपने पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। क्या जानेंगे हम लोग, पोषक तत्वों के कार्य। पहले तो पोषक तत्वों के नाम जानेंगे, के स्रोत व कार्य। तो पहला हमारा पोषक तत्व आता है कार्बोहाइड्रेट। तो
तो पहले ये जानें कार्बोहाइड्रेट बनता किससे है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 2:1। इनको कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला होता है हमारा राइड, दूसरा होता है हमारा डाइसैकेराइड्स और तीसरा होता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो हमारी कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारी राइबोस शुगर हो गई और डीऑक्सीराइबोस। कौन कौन से होते हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। ओके, ये इसका क्या होता है कि ये जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का निर्माण 2 मोनोसैकेराइड्स अणुओं के मिलने से होता है। ये भी हमारे जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं वो होते हैं सुक्रोज और माल्टोज। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीसैकेराइड। इनका जो निर्माण होता है वो डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के बहुलीकरण से होता है। ये जल में अघुलनशील होते, सिर्फ एक ये ऐसे होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं और ये स्वादहीन होते हैं। कैसे होते हैं ये, स्वादहीन होते हैं। इनका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा होता है स्टार्च, काइटिन और सेल्यूलोज। ठीक, अब क्या होता है कि इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हमें कौन सा रोग होता है, सूखा रोग। सूखा रोग होता है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं, ये जो इसके कार्य होते हैं, ये संचित भोजन के रूप में कार्य करता है एक। ठीक, ये ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें हमारा फैट यानी कि वसा, जिसको कि हम लोग अपने नेक्स्ट